हेलो अविनाश, गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म। यस। हाय शिवम, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में प्री ब्लॉक का आखिरी थोड़ा सा पार्ट बचा है, उस पार्ट को हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, अविनाश, शिवम and others. Okay, so good evening everybody. Let's continue the session. सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने चैप्टर चालू किया था। उस चैप्टर का नाम था पी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर उसका दूसरा नाम है उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 13, 14, 15। ओके, तो ये चैप्टर हम लोगों ने चालू किया था बच्चा। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी कुछ डिस्कस किया और फुल रेंज स्टार्ट होगा, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बीच में ब्रेकआउट्स भी होगा, उसकी भी चिंता नहीं है, ब्रेकआउट्स होंगे और साथ ही साथ हमारे ये भी होगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग। So hello Ankita, hello, good evening. Hello Jannat Khan, good evening. Let's continue this session. तो सेशन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या क्या है, उनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सो फुलरीन्स, कल हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोगों ने डायमंड्स देख लिया था। From where we will start today. Dear, we are starting from fullerenes. मोमीन, जरा मोमीन, we are starting from fullerenes. इसके पहले हमने जो बी वाला जो पॉइंट था डायमंड, वो हमने देख लिया था। और ए वाला जो पॉइंट था, ए वाला भी कोई पॉइंट था। ए वाले का पॉइंट का नाम है डायमंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये दोनों पॉइंट हमने देख लिया। ग्रेफाइट भी देख लिया, डायमंड भी देख लिया। आज हम बात करेंगे फुलरीन्स की। थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, सीखेंगे इसको पहले बेटा, क्योंकि सीखेंगे तो ही हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसको सीखेंगे, आराम से बातें करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए, फुलरीन्स आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इन विच, पहली बात आ गई एलोट्रॉप्स। यहाँ पर देखिए बात आ गई एलोट्रॉप्स। अब यहाँ कोई मुझे बता सकता है कि एलोट्रॉप्स क्या होता है? कल के सेशन में हमने तो बताया था कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। व्हाट इज एलोट्रॉप्स दैट आई हैव टोल्ड यू। सो व्हाट इज एलोट्रॉप्स दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ कैन एनीबडी टेल मी द व्हाट इज एलोट्रॉप्स? सो एलोट्रॉप्स आर द सब्सटेंस, ये एक टाइप का सब्सटेंस होता है। पहली बात, एक सब्सटेंस होता है जो कि सेम कंपाउंड से बना होता है, सेम कंपोनेंट से बना होता है, सेम कंपोनेंट से, which is made up of same component, but which is made up of same component, but which is made up of same component, but but their structures are different. Structures are different. उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो एलोट्रॉप्स क्या हो गए? ऐसा कंपाउंड जो सेम कंपाउंड, सेम केमिकल सब्सटेंस से बने रहेंगे, बट their structures are different, will be called as an allotropes. So what is an allotropes? Fullerene is an example. Fullerene are allotropes of carbon, in which carbon molecules are linked by the definite number of carbon atom. फॉर एग्जाम्पल C60 कार्बन, 60 कार्बन से मिलके फुलरीन्स बनता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फुलरीन्स का यूज क्या है, कहाँ यूज होता है? तो मैं बताऊंगा इसको। इट इज यूज इन सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर, टू मेक द सेमी कंडक्टर्स, और वी कैन से सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किया जाता है। आप लोगों ने सुने होंगे मेमोरी चिप्स, मेमोरी चिप्स, मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड
तो मेमोरी कार्ड वगैरह बनाने के लिए काम में आता है फुलरीन्स। तो फुलरीन्स वगैरह का इस्तेमाल ऐसे होता है। इसको हम लोग सॉसर बॉल भी बोलते हैं, सॉसर बॉल शेप। क्यों? क्योंकि ये फुटबॉल जैसा दिखता है, फुटबॉल जैसा दिखता है ना, ये फुटबॉल जैसा दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग सॉसर बॉल शेप जैसा भी बोलते हैं। और बकमिंस्टर फुलरीन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बक बॉल जैसा, बकी बॉल जैसा दिखता है, इसीलिए बकमिंस्टर फुलरीन्स भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। फुलरीन्स, फुलरीन्स एक टाइप का एलोट्रॉप है। फुलरीन्स एक टाइप का क्या है? एलोट्रॉप्स है, which is made up of carbon, good point, which is made up of carbon molecules and are linked with a definite number of carbon atom। ये एक फिक्स नंबर, डेफिनेट नंबर ऑफ कार्बन एटम से बना होता है, बना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एज C60 fullerenes are produced, as C60 fullerenes are produced, so they are produced by using this thing. When electric arc is struck between the graphite electrode is in an inert atmosphere of the argon and helium, the soot form, the soot form, soot मतलब काला धुआं, काला धुआं, काला पाउडर जैसा, पाउडर कंटेनिंग, पार्टिकल कंटेनिंग स्मोक, ओके, विल फॉर्म। सूट मतलब क्या होता है? स्मोक, या फिर काला धुआं बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फॉर्म significant amount of C60 fullerenes and smaller amount of fullerenes like C32, C50, C70 and C84 will form. C60 has a shape of soccer ball shape, soccer ball shape. Soccer पता है? Soccer, soccer मतलब football. Yes, soot is completely burnt carbon. Yes, ball. And called as a Buckminster fullerenes. It is called as a Buckminster fullerenes or buckyball fullerenes. It is also called as a buckyball fullerenes. Buckyball fullerenes. In figure 9.3, it contains 20 hexagonal and 12 pentagonal ring, fused ring of the carbon. So we are having 20 hexagonal ring and 12 pentagonal rings. So hexagonal and pentagonal arrangement can be seen in case of fullerenes। मतलब फुटबॉल में आप जैसे देखे हो ना कि एक हेक्सागोनल रहेगा, ऐसा हेक्सागोनल रहेगा, और उसके बाद पेंटागोन रहेंगे, ऐसे ऐसे पेंटागोन रहेंगे। देखो ऐसे देखे होंगे आप, ध्यान दो इसको, आपको याद आएगा। ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने, पेंटागोन रहेंगे इसमें। ठीक है, तो हेक्सागोन एंड पेंटागोन अरेंजमेंट कैन बी सीन, हेक्सागोन और पेंटागोन अरेंजमेंट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है फुलरीन्स के बारे में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी फुलरीन्स आएगा, अभी वही फुलरीन्स ही चल रहा है, उसके बाद कार्बन नैनो ट्यूब्स हम लोग बात करेंगे। 12 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 6। शिवम ये क्या बताना चाहते हो बेटा आप? Unlike diamonds and graphite, the C60 fullerenes structures exhibit separation between the neighboring carbons and 143.5, separation between 143.5 picometer and 138 picometer. Fullerenes are covalent and soluble in organic solvent। ये क्या होता है? साउंड इन, क्या हुआ संकेत? संकेत काय झालं? आवाज येत नाही का? आवाज बरोबर येतोय? साउंड प्रॉब्लम कसं? यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, साउंड अच्छा आ रहा है माइक में। बाकी सबको भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ऋतिक एंड अदर्स, बाकी लोग बताइए, सबको अच्छा आ रहा आवाज? अच्छे से आवाज नहीं आ रही है? अभी से आ रही है? बताइए जरा, अभी अच्छे से आ रही है? कंफर्म कीजिए। यस, अभी अच्छे से आ रही है, ठीक है। हाँ, ठीक है, अभी अच्छे से आ रही है ना? हाँ। One metal forming the solid such as the K360 compound K360
A3 means potassium and 60 C60 is a compound. A3C60 behave as a superconductor. Behave as a superconductor below 18 K. Below 18 K. Okay, which means that which carries electrical current with a zero resistance. It means that which carries the electrical current with a zero resistance. The carbon nanotubes are cylindrical in shape, consisting of rolled up consisting of rolled up graphite sheet. Nanotubes can be single walled. Nanotubes can be single walled nanotubes. Nanotubes can be single walled nanotubes with a diameter of less than 1 nanometer or multi-walled nanometer. Multi-walled nanometers. Okay, so multi-walled nanotubes. We are having multi-walled nanotubes. ये nanotubes का इस्तेमाल हम लोग किसमें यूज करते हैं? सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर मतलब एक ऐसा मटेरियल जो सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, सुपर कंडक्टिंग डिवाइस जैसा एक्ट करता है, उसके लिए यूज करते हैं. जनरली कंडक्टिंग डिवाइस, अब मान लीजिए बहुत अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है, सुपर कंडक्टर डिवाइसेस जैसा एक्ट करेगा. कार्बन नैनोट्यूब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. The diameter reaching more than 100 nanometers, their length range from the several micrometer to millimeter. उनके लेंथ का रेंज होता है several micrometer to millimeter. Carbon nanotubes are robust. They can be bent, and when released, they will spring back to original shape. कार्बन नैनोमीटर सर कूलर में देखा हूँ नैनोट्यूब. कूलर में नैनो ट्यूब कहाँ पे भाई? कूलर कौन से कॉलर में नैनो ट्यूब देखो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नैनो ट्यूब नहीं है. वो नैनो ट्यूब नहीं है भाई, गड़बड़ मत करो, ठीक है. कार्बन नैनो ट्यूब सर ऐसा ही होता है, हाँ डिजाइन ऐसा ही होता होगा, ठीक है. ये नैनो ट्यूब बहुत छोटा है, इसका साइज क्या होगा? नैनोमीटर में बेटा. इसको आप देख नहीं सकते, अपने आंखों से देख नहीं सकते, ये आपकी आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देंगे. शेप में ऐसा ही दिखता है, लेकिन ये आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा. Carbon nanotube have high electrical heat conductivities and highest strength to weight ratio. Any known material to date. The researcher of NASA के researchers क्या कर रहे हैं? Combining carbon nanotubes with other material. अब दूसरे materials के साथ mix कर रहे हैं, किसको? कार्बन के नैनो ट्यूब को, और जिसकी वजह से वो लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट वगैरह बनाने के काम में आ रहा है. सो इट इज यूज टू मेक द लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट वगैरह बनाने के काम में आ रहा है आजकल. तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे तुम्हें याद रखना चाहिए. नैनो मटेरियल्स का यूज सिर्फ और सिर्फ इसमें स्पेसक्राफ्ट बनाने में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं, नैनो मटेरियल का यूज आजकल मेडिसिन में भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है. नैनो मटेरियल का मैंने कोलॉइड्स के टाइम पे जब कोलॉइड सिखा रहा था तब मैंने दिखाया था आपको कि कोलॉइड के केस में नैनो मटेरियल में क्या होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स का कोलॉइड बनाते हैं, और कोलॉइड बना के हम लोग अपने मेडिसिन वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं. वी आर यूजिंग इट इन द मेडिसिनल फॉर्म्स. ओके, तो कैंसर का ड्रग्स का बताया था मैंने, कैंसर के ड्रग्स के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. इसको हम लोग कैंसर के ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों. तो बहुत अच्छा है. तो ये नैनो ट्यूब का इस्तेमाल हम लोग किए करते हैं. नेक्स्ट ग्राफीन. ग्राफीन का इस्तेमाल क्या होता है? आइसोलेटेड लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड एज अ ग्राफीन. कितना इजी लाइन लिखा है, आइसोलेटेड लेयर ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का आइसोलेटेड लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफीन बोलते हैं. ग्राफीन शीट इज द टू डायमेंशनल शीट. कितने डायमेंशनल होती है? दो डायमेंशनल शीट होती है. कौन? ग्राफीन का शीट. ग्राफीन शीट इज अ टू डायमेंशनल शीट. सॉलिड होता है, पहली बात सॉलिड होता है, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर हैविंग अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी.
इनकी प्रॉपर्टी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है। किसकी किसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूनिक होती है, ग्राफीन की। ठीक है, ग्राफीन की प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी इनकी यूनिक होती है, ये चीजें हमें थोड़ी ध्यान देनी है। ग्राफीन की प्रॉपर्टी थोड़ी यूनिक होती है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से थोड़ी ध्यान देनी है। 9.2 9.262 जो पार्ट है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एलोट्रॉप्स। अब देखिए इसको भी समझते हैं। अभी हमने देखा कार्बन एलोट्रॉप्स, क्या देखा हमने, कार्बन एलोट्रॉप्स, ये हमने देखा कार्बन एलोट्रॉप्स। लेकिन अब हम बात करेंगे फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में। फॉस्फोरस का एलोट्रॉप्स, so phosphorus allotropes are found in a different allotropic form। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। allotropes of phosphorus is found in a different allotropic forms। the important ones are being white and red forms। so देखो, फॉस्फोरस जो होता है वो कई प्रकार का होता है, कई टाइप का होता है। पहला तो येलो फॉस्फोरस, फिर व्हाइट, पहले व्हाइट फॉस्फोरस, फिर येलो फॉस्फोरस, फिर रेड फॉस्फोरस, देन ब्लैक फॉस्फोरस। ऐसे कई टाइप के फॉस्फोरस होते हैं। फॉस्फोरस कई टाइप का होता है और उनके हीट, एनर्जी और कंटेंट के बेसिस पे उनका कलर चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस, अगर आपके पास व्हाइट फॉस्फोरस जो है, व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी लेस स्टेबल, लेस स्टेबल होता है। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, ये क्या हो जाता है, रिएक्ट करके येलो बन जाता है। क्या कर देता है, येलो कलर का बन जाता है। और येलो वाला जो फास्फोरस है उसको और वो ये होने की वजह से वो रेड हो जाता है। और रेड फास्फोरस की वजह से अगला जो हीट करते हैं, हीटिंग लेवल पे जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ येलो फास्फोरस, पहले उसकी बात करेंगे। व्हाइट फास्फोरस जिसको हम लोग येलो फास्फोरस भी कहते हैं। व्हाइट फास्फोरस जिसको हम लोग येलो फास्फोरस भी कहते हैं। व्हाइट फास्फोरस कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। क्या कंसिस्ट करता है ये, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। The PPP bond angle is 60. Phosphorus, phosphorus, phosphorus. You can see this phosphorus, phosphorus, phosphorus. Bond angle should be 60 degree. क्या बॉन्ड एंगल रहता है इनमें, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। पीपीपी बॉन्ड एंगल is a 60 degree. White phosphorus is less stable, hence more reactive because of angular strain in P4 molecule. Because of angular strain in P4 molecule. So white phosphorus is less stable, hence more reactive. ज्यादा स्टेबल होता है इसीलिए मोर, सॉरी लेस स्टेबल होता है इसीलिए मोर रिएक्टिव होता है। Because of the angular strain in the P4 molecule, it is a translucent and white waxy solid। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट और white waxy, they are the white waxy solid or it is a translucent in nature। It glows in dark, it glows in dark chemiluminescence, chemiluminescence। It is insoluble in water but dissolved in boiling NaOH solution, dissolves in boiling NaOH सोल्यूशन। NaOH सोल्यूशन में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है बाय बॉइलिंग NaOH सोल्यूशन। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब रहता है कि जो एक में से दूसरे पार्ट में देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में देख नहीं सकते, वो पारदर्शी नहीं होता है। ठीक है, एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में नहीं देख सकते। वैक्सी, वैक्सी जैसा होता है। वैक्सी मीन्स वैक्स कैसा होता है, वैक्स। ठीक है, वैक्स कैसा होता है, वैसा वैक्सी होता है। ठीक है, वैष्णवी वैक्सी असतो तो, वैक्सी मतलब जो
वैक्स होता है उसमें, ठीक है, उसमें वैक्स होता है, ठीक है। हाँ, वैक्सी सॉलिड होता है, वैक्सी। तो याद रखना है, हनी बीज जैसा, हनी बीज बजाता है, बजाता है, क्या लिखा है बेटा, ग्लिटर ग्लो इन डार्क, ओके, सो इट इज अ पॉइजनस इन नेचर। तो याद रखना, ग्लोज इन डार्क मतलब ग्लिटर ग्लोज, हाँ, इट्स काइंड ऑफ केमिल्यूमिनेसेंस, ग्लोज इन डार्क। आप लोगों ने देखा होगा ना कि डार्क में जैसे लुमिनेसेंस आता है, आप रेडियम वेडियम के वॉचेस वगैरह पहनेंगे तो फिर लुमिनेसेंस आता है, वो चमकते रहता है, वैसे ये भी क्या होता है, ग्लो होता है डार्क में, रात में थोड़ा ग्लो होता है, चमकता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको याद रखनी है, ग्लिटर ग्लोज इन दी। तो इसकी प्रॉपर्टी पहले वाली की याद आ गई, व्हाइट फॉस्फोरस विच इज येलो फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस इज आल्सो कॉल्ड एज येलो फॉस्फोरस एंड इट इज हैविंग ट्रांसलूसेंट एंड पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने खत्म कर लिया। अगर आप कहें तो एक ब्रेकआउट मैं ले सकता हूं, उसके बाद रेड फॉस्फोरस को पढ़ाऊं, आप बताइए, सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ओके। हम एक ब्रेकआउट करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और फिर अपने दोस्तों से भी आप मिल लोगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक ही टॉपिक कंटिन्यूअसली ऐसे एक ही टाइप में चलते रहेंगे ना, तो सर घूम जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा बीच में ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, लाइफ है तो ब्रेक तो बनता है कि नहीं। तो चलिए, ब्रेकआउट बनता है, लाइफ है तो ब्रेकआउट बनता है, और ब्रेकआउट को हम लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इजी है, बट आपको आंसर तो करना ही है इस क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए जरा। The maximum oxidation state shown by any p block element, किसी भी p block element द्वारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन शोन किया जाता है, क्या है वो बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। Wow, champion! 70% students have given a correct answer. The correct answer is option number C, the sum of S and P electrons. Sum of P and S and P electron. याद कीजिए, मैंने बताया था ना बच्चा, ऑक्सीडेशन स्टेट का, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, आप सबको देखिएगा, याद कीजिए, कल ही मैं एक्सप्लेन कर रहा था NS2 and NP3, ऐसा कर रहा था जब, तो मैं बोल रहा था कि NP2, ऐसा याद है। तो इसमें मैं बोल रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन ये आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये आएगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा, याद कीजिए। तो S का 2 इलेक्ट्रॉन और P का 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बनते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि मैंने उस दिन सिखा रहा था आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, याद कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, दूसरा क्वेश्चन ये सारे बच्चे जानते होंगे और बड़ा मजेदार है, ये देखते हैं, आप लोगों को हंसी जरूर आएगी इससे, इस क्वेश्चन को देख के यू विल फील टू लाफ। क्वेश्चन इज हियर, देखते हैं कितने बच्चों को जीके पता है। ये जीके क्वेश्चन है, लेकिन हर बार ये क्वेश्चन आता है, आप सबको पता होना जरूरी है, तो बताइएगा जरा, जीके वाला क्वेश्चन है ये। वंस अगेन यू हिट द राइट आंसर, आप सबने सही आंसर को हिट कर दिया, लेकिन 10% बच्चों को अभी भी लगता है कि N2O3 से लाफिंग गैस आती है, बेटा N2O3 से रोने लगोगे, क्योंकि आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। आप जो N2O जो है, N2O जो होता है वो लाफिंग गैस होता है, याद रखना, N2O इज लाफिंग गैस। ये जो लाफिंग गैस होती है, अगर आप उसको इनहेल करेंगे ना, अगर आप लाफिंग गैस N2O को आप इनहेल करेंगे, इनहेल मतलब ब्रीथ करेंगे, अगर इनहेल करेंगे, इनहेल करेंगे अगर इसको, तो आपको हिस्टेरिक सेंसेशन मिलेगा, हिस्टेरिक सेंसेशन होगा, आपके बॉडी में हिस्टेरिक सेंसेशन होगा, और आप ना एकदम बेतहासा हंसने लगोगे, तो you will laugh, okay, so this is called as a laughing gas, okay। एक दो क्वेश्चन और चाहिए, हो जाए एक दो क्वेश्चन, क्या बोलते हो, अच्छे क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, अगला चैप्टर है, कोई तो चैप्टर है, अगला चैप्टर कुछ तो है,
आएगा, सरप्राइज है आपको। ठीक है, अगला चैप्टर देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन तब तक देख लो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये थोड़ा दिमाग लगेगा, इसको इसको दिमाग लगेगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सा हाइड्राइड सबसे ज्यादा, यू मिस द लास्ट क्वेश्चन। So, which of the following hydride is the most acidic in nature? कौन सा हाइड्राइड है जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दिमाग थोड़ा लगेगा, इसलिए थोड़ा 2.5 मिनट समय दिया गया है इसमें। ठीक है, समय लगाइए जरा और बताइए अपना आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कैसे करेक्ट आंसर है? क्योंकि अगर आप देखोगे कि हाइड्रोजन और टेलोरियम के केस में अगर ध्यान से देखोगे तो आप इसमें क्या होगा, इट इज इजीली इट विल रिप्लेस देयर हाइड्रोजन एटम, इट विल लिबरेट देयर हाइड्रोजन एटम इजीली। सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये भी डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी थोड़े से देख सकते हो। ये आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ऐसे ही प्रैक्टिस करने होंगे, जब जब हम टॉपिक खत्म कर लेते हैं ना, तो हम लोग को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं होगा टॉपिक करके। ठीक है, ओजोन कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग, क्या यूज करके हम ओजोन को डिटेक्ट करते हैं बच्चा, बताइए। ओजोन, कभी किसी ने सुना है इसका कि ओजोन को भी डिटेक्ट किया जाता है? ओजोन का लेयर कितना हो गया, क्या हो गया, ओजोन क्या है, कितना है, कैसे डिटेक्ट करोगे? फटाफट अपना आंसर दीजिए। ओजोन कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग, ओजोन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग, yes, 70% student have given a correct answer. It can be detected by using mercury. मर्क्यूरी का यूज करते हैं बेटा, मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं ओजोन को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्शन के लिए। ओके, डिटेक्ट करने के लिए मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं ओजोन को डिटेक्ट करने के लिए, ये एक मेथड है। ओके, उस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरी उसमें यूज होता है, और जिससे यूज करते हैं, जिसको क्या करते हैं, ओजोन के लिए डिटेक्ट करते हैं। तो चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को वापस आएंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ाई बाकी है तो उसे पढ़ाई भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वापस बाद में हम लोग फिर से आके इसको करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा ब्रेकआउट, मजा आया? ब्रेकआउट में मजा आया? यस, वेरी गुड। हाय मैमूना, हेलो पागन, अंबिका, गुड इवनिंग, सारे बच्चों को गुड इवनिंग, जो जो नए नए ज्वाइन किए हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो, दो तरीके से पढ़ाई होती है बेटा। एक तो होती है कि अगर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाओ, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप रिदम में बने रहोगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, तब आप भूल जाओगे, जो भी टॉपिक हुआ है उस टॉपिक को भूल जाओगे। ठीक है, चलिए चलिए, रेड फास्फोरस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रेड फास्फोरस कंसिस्ट ऑफ द चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रा लिंक। तो P4 लिंक से जुड़ा होता है। कल भी उस दिन हम कैटेनेशन जब मैं सिखा रहा था, तो कैटेनेशन में मैंने बताया कि फास्फोरस क्या होता है, इट्स काइट लिंकेज बोलते हैं इसको। फास्फोरस कैसे काइट लिंकेज में अटैच रहता है, काइट लिंकेज में अटैच रहता था, P ऐसे काइट लिंकेज में अटैच रहता है फास्फोरस। ठीक है, phosphorus is attached in a kite linkage, and each phosphorus is having three bonds. You can see the phosphorus is having three bonds. Each phosphorus is having three bonds. Okay, so their bonds are satisfied. So you should keep in mind that the tetrahedra bond
कोवलेंट बॉन्ड. सो दिस बॉन्ड इज व्हाट कोवलेंट. ये जो ब्लू कलर का बॉन्ड दिख रहा है ना, वो बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है. दस इट इज अ पॉलीमेरिक इन नेचर. क्या होता है? ये पॉलीमेरिक होता है. इट इज अ पॉलीमेरिक इन नेचर. तो इट इज अ पॉलीमेरिक इन नेचर. Polymeric in nature. So it is stable and less reactive in nature. It is a stable and less reactive in nature. It is odorless, possesses iron gray luster. It is an odorless substance, possesses iron gray luster. It contains iron gray luster. It does not glow in dark. तो ये क्या हो गया? It will not. कौन सा में? पॉलीमेरिक. पॉलीमेरिक मतलब मेनी यूनिट्स आर देयर. मेनी यूनिट, अकेला नहीं रहता है, चार चार के सेट में रहता है ना, इसीलिए पॉलीमेरिक यूनिट है. देखो, अब ध्यान से देखो, ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, तो ढेर सारे लोग रहेंगे तो पॉली, पॉली रहता है इसका. ढेर सारे लोग रहेंगे तो पॉली. ठीक है, पॉलीमेरिक इन नेचर. इट इज स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव इन नेचर. ये क्या होता है? स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है. लेस रिएक्टिव इन नेचर. वेरी लेस रिएक्टिव इन नेचर एंड स्टेबल होता है. किसके कंपेयर में? व्हाइट वाले के कंपेयर में. जो व्हाइट वाला हमने देखा था, तो व्हाइट वाले के कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल और लेस रिएक्टिव होता है. इट इज odorless. It possesses iron gray luster. It possesses iron gray luster. Odorless होता है. Odorless. Odorless का मतलब होता है इसमें स्मेल नहीं आता है. odor का मतलब होता है स्मेल. स्मेल नहीं आता है. नो टेस्ट नहीं बच्चा. नो ओडर. नो ओडर का मतलब होता है कि जिसके अंदर स्मेल नहीं आता है. ठीक है, स्मेल, जिसमें स्मेल नहीं आता है. इट possesses iron gray luster. It possesses what? Iron gray luster. It does not glow in dark. कैसे क्या होता है? ये डार्क में ग्लो नहीं होता है. Does not glow in dark. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर के अंदर क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. एंड इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर. इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर. नॉन पॉइजनस इन नेचर. क्या होता है? ये नॉन पॉइजनस होता है. नेचर में ये नॉन पॉइजनस होते हैं. कौन नॉन पॉइजनस होते हैं? ये सब्सटेंस. ये जो सब्सटेंस होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं नेचर के अंदर. ठीक है, ये चीजें याद रखो तो गड़बड़ नहीं होगी. Molecular structure of the some important compounds of the group 13, 14, 15 elements. Molecular structure of some compounds of 13, 14, 15. उनके स्ट्रक्चर कुछ कुछ दिए गए, उनको जरा बात कर लेते हैं. So you have seen in the section number 9.2, the lighter the element of the group number 13 have a higher ionization energy. अब यहाँ पे बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की. अब बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एनर्जी जिसको बोलते हैं आईई वैल्यू. क्या बोलते हैं इसको? आईई वैल्यू. और आई रेड फास्फोरस इज अपोजिट ऑफ व्हाइट फास्फोरस. नॉट एग्जैक्टली अपोजिट बेटा, बट ये क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है. शिवम, ये ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, वो ज्यादा रेड रेड फास्फोरस ज्यादा स्टेबल होता है. सो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे. सो अ पर्टिकुलर सब्सटेंस और पर्टिकुलर एलिमेंट विच रिलीज द इलेक्ट्रॉन. Okay, so to release one electron, to remove one electron from its outermost shell, the amount of energy given will be called as an ionization energy. So ionization energy is what? Energy to lose the electron. Yes, सही बता रहे, मोहिनी ने सही बताया बिल्कुल. That amount of energy is required to lose the most loosely bonded electron from outermost shell will be called as what? Ionization energy. So ionization energy क्या होगा? The amount of energy required to remove the most loosely bonded electron from outermost shell will be called as an ionization energy. Is it clear? Is it clear? ये सही है.
चलो देखेंगे। हाँ, फाइनेंशियल एंथैल्पी एंड बिकॉज ऑफ द स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, स्मॉलर द एटॉमिक रेडियस, ionization energy will be the lesser. You should keep in mind, sorry, will be require more, will be higher. So ionization enthalpy will be higher if the atomic radius is a smaller. Why? Because if the radius is small, they'll be having the more pull towards the radius, more pull towards the center, and hence you'll be getting that they'll be getting the smaller the radius, more will be the ionization enthalpy. These elements form covalent compounds. Covalent molecules have definite shape described with the help of bond length and bond angles. In organic molecules are often represented by the molecular formula indicating their elemental composition. Indicating their elemental composition. Okay. तो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, बात सही बता रहे हो तुम। और इनमें क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। तो जो जिनका एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उतना ही उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चा। हाँ, तो ऑर्थोबोरिक एसिड एक एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड का जो एग्जाम्पल दिया है इसमें क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल दिया है, इसको देखते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड is a boric acid. We are having H3BO3. H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का एग्जाम्पल है। ऑर्थोबोरिक एसिड, आप लोगों ने बोरिक एसिड सुना, रिपीट सर, कौन सा वाला रिपीट, पवार संकेत बताओ बच्चा, कौन सा वाला, मैं रिपीट करूंगा बिल्कुल, अब टेंशन मत लो, बताओ। ऑर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3 इज ऑर्थोबोरिक एसिड। आप लोगों ने सुना होगा बोरिक एसिड के बारे में। बोरिक एसिड के बारे में मैंने सिखाया था कि बोरिक एसिड एक कैरम पाउडर जिसको बोलते हैं कैरम पाउडर, ठीक है, कैरम पाउडर के लिए यूज करते हैं, स्मूथनेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो एक और एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, एंटीसेप्टिक जैसे यूज किया जाता है। ठीक है, बोरिक एसिड का यूज क्या होता है, एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है संकेत, मैं अभी रिपीट करता हूं, मैं बता दूंगा। एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर वैसे ही ऑर्थोबोरिक एसिड हमने लिया है। सो ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ सेंट्रल बोरॉन एटम बाउंड टू 3OH ग्रुप, बाउंड टू 3OH group. They are bound to 3OH groups. The solid orthoboric acid has a layered crystal structure. Solid orthoboric acid is having the layered crystal structure in which the trigonal planar POH3 unit are joined together with a hydrogen bond. So BOH or BOH thrice is a trigonal planar structure. Here you can see trigonal planar structure, which is why it is called as planar, because they exist in the one topic. They exist in a one layer. एक ही लेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके ऊपर एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक बेटा, 9.7.1। अच्छा, वो इजी है, देख लो एक बार आप। 9.7.2, ये दो टॉपिक है, इसको देख लो, अगर चाहिए तो मैं हेल्प कर देता हूँ। एक बार देखिए आप, मुझे लगा कि आप सबको आ जाएगा तो मैंने नहीं पुट किया है, इजी था इसलिए। ठीक है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। और तो फिर आज के जो कंपाउंड का जो टास्क था वो इतना ही है। कल वाले जो सेशन होगा, अभी रुक जाइए, ब्रेकआउट्स हम लोग करने वाले हैं, ब्रेकआउट्स खेलेंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो टास्क था उसमें जो सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स का टास्क था
वो इतना ही था, ठीक है। लेकिन आज का जो टास्क हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आज मैंने 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा रखे हैं अपने लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मैंने जो टॉपिक कंप्लीट कराए हैं उस टॉपिक का रिवीजन हो सके। क्या हो सके? अच्छे से रिवीजन हो सके, और रिवीजन होने के लिए हमें ब्रेकआउट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे, ठीक है। तो हमें 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ताकि हम अच्छे से उसे परफॉर्म कर सके। तो ठीक है, मैं आपके लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड आज जितना पढ़ाया रोज इतना ही पढ़ाया करो। क्यों बेटा? अखिलेश बताओ, आज मतलब ज्यादा पढ़ाया कि कम पढ़ाया? अखिलेश, आज कम पढ़ाया ज्यादा? बराबर पढ़ाया। अच्छा अच्छा, ठीक है अखिलेश। विल आई विल ट्राई कि इतना ही उसी हिसाब से रहे, और ताकि आपको समझ में भी आ जाए, सारे कंटेंट भी आपके दिमाग में आ जाए, वो भी जरूरी है। दिमाग में तो फिट हो जाता है। सही बात है, सही बात है। नहीं नहीं, परफेक्ट परफेक्ट। जितना आज हमने जितना आज इम्पोर्टेंट टास्क में लेके आया था उतना, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है बच्चा। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमारा मेहनत पूरा पानी में मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करनी है हम लोग को, कोशिश करनी है हम लोग को कि आगे देखते हैं क्वेश्चंस को थोड़े से, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप सबसे कराया था, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आप सबको कराया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए जरा, और पूरा शांति से पढ़िएगा क्वेश्चन, सारे पॉइंट। मैं टाइम देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे बच्चा, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन को और फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कम ऑन चैंपियन, आंसर्स। लास्ट 10 मिनट 10 सेकंड इज लेफ्ट। वाओ, 63% स्टूडेंट हैव गिवन अ करेक्ट आंसर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद करो मैंने बताया था कि अमोनिया इज लुईस बेस। अमोनिया जो होता है वो लुईस बेस होता है। कैसे पता चलता है बेटा? इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ऐसा ग्रुप विच डोनेट्स लोन पेयर, डोनेट्स लोन पेयर, ऐसा ग्रुप जो डोनेट करता है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं लुईस बेस। और ग्रुप जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं लुईस एसिड, ठीक है। ये बात तो हमने कई बार डिस्कस करी है, ठीक है। तो काफी इजी है। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये वाला भी काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। आंसर कीजिए जरा इस क्वेश्चन को। Champions, only 25% people have given a correct answer. Liquid in refrigerator, cooling liquid. Ammonia is used as a coolant in refrigerator. Ammonia is used as a coolant in refrigerator by mixing the gas. तो दूसरे गैसेस के साथ अमोनिया को मिक्स करके हम लोग, याद है सिलेंडर लगाते हैं एसी के पीछे, एसी का गैस भरवाते हैं, जो कंप्रेसर रहता है और उसमें सिलेंडर रहता है, उसमें गैस जो भरते हैं, उस गैस के अंदर अमोनिया होता है, ठीक है, जो कूलिंग करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? कूलिंग करने का काम करता है। तो याद रखना, कूलिंग के लिए क्या यूज होगा? अमोनिया। अमोनिया यूज होने वाला है कूलिंग के लिए। ये सारे जो क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं बेटा ना, ये सीईटी के लेवल के क्वेश्चन है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस पूरा पूरा है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज में बोर्ड में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं ये सब लेके आया हूँ आपके लिए। ये देखो एक और क्वेश्चन अमोनिया के बेसिस पे, ये देखो इसको भी देख लो, इस क्वेश्चन को भी देख लो, अमोनिया को। ये क्वेश्चन अमोनिया का देख लीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अमोनिया इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ, अमोनिया किसके डिटेक्शन के लिए यूज होता है? एकदम इजी है, अगर आप 10th में प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता रहेगा। अगर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता होगा। इजी इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है। 64% स्टूडेंट हैव गिवन अ करेक्ट आंसर। 64% स्टूडेंट हैव गिवन अ करेक्ट आंसर, that is copper iron. Let me tell you here, what is ammonia, how ammonia is used for copper iron. Like, you know, ammonia solution is added in the copper sulfate solution. Okay, so it will gives out deep blue color solution.
It is there in the grade 10, deep blue color solution. If it is coming deep blue, means it will indicate that there is a presence of copper. So guys, we'll end up our class here. Thank you so much for joining, and now we'll meet up at same time tomorrow at 6:30. Okay, take care. Bye bye. Thank you so much for joining.